भारतामध्ये लोकशाहीचे 3 अत्यंत चांगले आणि अविश्वसनीय असे प्रयोग झाले. त्यात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता देणारी फ्रेंचाची राज्यक्रांती, रेड इंडियन्स बाहेरून आलेले काही लोक आणि स्थानिक 13 वसाहतींनी मिळून अमेरिकेमध्ये जो निर्माण केला तो लोकशाहीचा प्रयोग. पण त्याहीपेक्षा जास्तीत जास्त अभ्यासावा लागेल तो म्हणजे भारतामध्ये राजेशाहीची परंपरा असणारा देश, त्याच्यानंतर गुलामगिरीची अवस्था आपल्यावरती होती आणि त्यानंतर आपला देश विविध जाती, धर्म, पंथ या सर्व दृष्टिकोनातून जेव्हा जगातले सगळे 90% लोक असं म्हणत होते, विचारवंत असं म्हणत होते की या देशामध्ये लोकशाही नावाचा शासन प्रकार चालूच शकत नाही, अशा देशामध्ये विविध विरोधाचे बिंदू असताना सुद्धा भारतामध्ये लोकशाही ही निर्माण केली जाते, लागू केली जाते. लागू करणारं संविधान निर्माण केलं जातं. म्हणजे या लोकशाहीच्या मागे एक ताकद उभी केली जाते आणि ती लोकशाही समर्थपणे आता संचलित होते आणि जगामध्ये या मागच्या फ्रेंच आणि अमेरिकेपेक्षाही जास्त कौतुकास्पद असणारी लोकशाही जगामधल्या विचारवंतांना अभिप्रेरित करत असते की याचा अभ्यास करायला पाहिजे. तर हे समतेचे बिंदू एक अदृश्य बिंदू आहेत. भेदाचे जेवढे बिंदू आहेत तेवढेच आम्हाला धरून ठेवणारे, आमच्यामध्ये समता निर्माण करणारे बिंदू इथं आहेत. त्या बिंदूचा संरक्षक असणारी घटना आणि त्या घटनेप्रमाणे काम करणारं प्रशासन हे कशा पद्धतीने ते समतेचे अदृश्य बिंदू धरून ठेवेल या अनुषंगाने आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी व अध्यक्षीय मार्गदर्शन करण्यासाठी मी आदरणीय अनिल प्रथम सर यांना अशी विनंती करतो की कृपया आपण या प्रसंगी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. आदरणीय अनिल प्रथम सर, गुजरात अतिरिक्त पुलिस महासंचालक. जैसा कि आज के प्रोग्राम का नाम है, आज के सेशन का नाम है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, ये कैसे संवैधानिक वैल्यू को इम्बाइब करें. तो इसको मैं सिर्फ सिविल सर्वेंट्स तक सीमित नहीं रखता हूँ. हम एज ए सिविल सर्वेंट्स जब फील्ड में जाते हैं, एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एज ए एसपी, एज इनकम टैक्स कमिश्नर, एज प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो हम समाज के बहुत से लोगों के टच में आते हैं. जैसे एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट वगैरह वगैरह. तो मेरा ये मानना है कि सिविल सर्वेंट्स इज हेल्प्ड बाय फ्रेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैं इन सब को अपना फ्रेंड्स मानता हूँ टू हेल्प द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड इन ए बेटर वे. जब तक संविधान को, जैसा कि अभी वक्ता ने बताया कि कितने भी अच्छे इम्प्लीमेंटेशन वाले जब तक सही नहीं होंगे तब तक हमारा संविधान अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा. और इम्प्लीमेंट करने में सिर्फ सिविल सर्वेंट्स अकेले कुछ नहीं कर सकते. सिविल सर्वेंट्स को ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. तो हमें एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना चाहिए जिसमें हम इन कैटेगरी के लोगों को अपने साथ जोड़ें. आरटीआई एक्टिविस्ट को हम प्रमोट करें, सोशल एक्टिविस्ट को हम प्रमोट करें कि कौन से मुद्दे को उसको उठाना है, कौन सी माहिती उनको लेनी है, कौन से केसेज को कोर्ट में लड़ना है और किस तरह से हेल्थ के क्षेत्र में किस तरह के लोगों को मेडिकल हेल्थ हमें देनी है. तो इस तरह से जो हमारा काम है बहुत आसान हो जाता है और जो इम्प्लीमेंटेशन हम करना चाहते हैं संविधान का वो भी आसान हो जाता है. कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ऑफिसर्स, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी एक फाइल में नोटिंग करते हैं, लेकिन बाद में क्योंकि मंत्री उसका डिपार्टमेंट का हेड होता है उसमें कई चीज़ें चेंज हो जाती हैं अगर देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी. ये अक्सर होता है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो बेसिक स्कीम बनती है, जो बेसिक पॉलिसी बनाई जाती है, उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन इन डिटेलिंग, उसके वर्ड्स को डिफाइन करना, उसके स्कोप को डिफाइन करना, इसकी जो अथॉरिटीज होंगी इम्प्लीमेंटेशन उसको डिफाइन करना, वो काफ़ी काम ऑफिसर्स करते हैं। तो उसको अगर वो सही तरह से कर लें तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी वो कुछ ना कुछ अचीव कर पाते हैं। अगर अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 51A है जिसमें पंचायत की और म्यूनिसिपैलिटी में कैसे फंक्शन होता है, उसका 11th शेड्यूल को हम देखें तो हम काफ़ी काम इसमें कर सकते हैं इन सो कॉल्ड जो लेस इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में रहते हुए भी। दिस इज द रियल एम्पावरमेंट वी कैन डू। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा अपनी स्पीच में से। अगर हम देखें तो इसमें वेलफेयर ऑफ SC/ST, कल्चरल एक्टिविटीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज, हेल्थ, सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, प्रमोशन ऑफ कल्चर, एजुकेशन एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे 10 फंक्शन हैं जो पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उनका मैंडेट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए इसमें से ये सब्जेक्ट से क्या चीज़ ऐसी बचती है जो SC/ST OBC या अंडर प्रिविलेज को लागू नहीं पड़ती। अगर इसको हम सिविल सर्वेंट्स विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो काफ़ी काम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम थोड़ा सा कल्चर की बात करें यहाँ, क्योंकि संविधान की बात हो रही है, तो एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली है। एक वर्ड है जो हमने कॉइन किया है, चलाया है कि संवैधानिक कैपिटल इंडिया की कौन सी है, किसी को आइडिया हो तो, जो हम थोड़ा सा कहते हैं। संवैधानिक कैपिटल हम गुजरात में बड़ौदा को मानते हैं। शायद आपको इंसिडेंट याद होगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर महाराजा सयाजीराव के स्कॉलरशिप में विदेश पढ़ के जब वापस आए थे, और फिर उन्होंने एज पर बॉन्ड, एज पर कॉन्ट्रैक्ट नौकरी करने जब वहाँ वो गए, तो वहाँ उनके साथ जो बर्ताव हुआ, जो बिहेवियर हुआ, जिससे उनको नौकरी, महाराजा ने बोला कि ठीक है आप चले जाइए, कोई बात नहीं, बॉन्ड पीरियड है, हम इसको वेव करते हैं, आप चले जाइएगा। रहने के लिए कोई मकान किसी ने नहीं दिया, और फिर उन्होंने कुछ अपना आइडेंटिटी चेंज करके किसी पारसी धर्मशाला में रुके। दो पारसी लोगों को भी पता चला तो वहाँ से भी उन्होंने धमकी दे के उनको निकाला, और फिर वो वहाँ एक सयाजी बाग है, गार्डन है, उस पेड़ के नीचे बैठे। वहाँ जब ट्रेन लेट थी तो करीब 4 से 5 घंटे बैठे, और ऐसा मानना है कि उसी 4-5 घंटे में उन्होंने जो परिकल्पना की कि भविष्य का भारत कैसा होगा। जैसा अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि इंडिपेंडेंस डे क्या है और रिपब्लिक डे क्या है, तो इंडिपेंडेंस डे तो हमें मिल गया था 47 में 15 अगस्त को, लेकिन रिपब्लिक डे क्या है, वो रिपब्लिक डे में जो आइडिया उन्होंने उस समय सोचे होंगे 5 घंटे में, जब उनको इतना पढ़ने के बाद भी कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था, और महाराजा थे, सशक्त महाराजा थे, लेकिन इतने कमज़ोर थे कि वो अपने स्टाफ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे कि भाई इसको नौकरी देना है, रखना है। इस हालात में जो उन्होंने सोचा होगा कि भाई क्या संविधान रखें, 1950 26 जनवरी का मतलब जो रिपब्लिक है वो यही था कि किस तरह का भविष्य भारत में होना चाहिए। तो हम बड़ौदा में एक संकल्प भूमि ट्रस्ट हमारा चलता है करीब 15 साल से, तो उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं कि भाई संवैधानिक कैपिटल अगर है तो ये बड़ौदा है, जहां उनको रियल आइडिया आया होगा। बीच में
कुछ फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं थी इस सब्जेक्ट पे, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई क्या एविडेंस है यहाँ बैठे थे वो, यही उन्होंने किया था। तो हमने काउंटर आर्गुमेंट दिया, क्या एविडेंस है कि वो यहाँ नहीं बैठे थे बताइए। तो वो ठीक है, वी आर कन्विंस्ड यहाँ बैठे थे, हम कह रहे हैं बैठे थे, वी आर दी फर्स्ट। तो वो हम एक बात को चलाते आ रहे हैं कि वो एक संवैधानिक कैपिटल थी। बड़ौदा बड़ा इम्पोर्टेंट एक सेंटर था, क्योंकि जब कोई आदमी हर्ट होता है वो तभी जो ओरिजिनल आइडिया उनके पास आते होंगे वो ही उनकी सोच परिपक्व करती होगी आगे, ऐसा हमारा मानना है। जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के अंदर धर्म की बात कहीं ना कहीं से आती है। आर्टिकल 25 के अंदर जो प्रोविज़न है उसमें सभी को हक है कि कौन सा धर्म, कौन सा फेथ, कौन सा जो भी कल्चर है वो मानना चाहे मान सकते हैं। अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। बाबा साहब ने भी बुद्धिज़्म को अपनाने में करीब 20 वर्ष लिए, छोड़ा, अपनाया, उसमें 20 वर्ष का टाइम लगा। उन्होंने कुछ साइंटिफिक तरीके से जो भी अध्ययन किया, अलग अलग ग्रंथों का, एक डिसीजन लिया। तो मुझे लगता है कि वो एक महात्मा बुद्ध की एक फिलॉसफी थी, एक प्रिंसिपल था कि एज इट इज़ मैं कुछ एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ, लेट मी वेरीफाई पर्सनली, लेट मी कन्विंस्ड पर्सनली, देन आई विल टेक डिसीजन। तो वो प्रक्रिया उन्होंने की। तो वो ही प्रक्रिया आज हर व्यक्ति, हर सिटीजन चाहे तो कर सकता है। तो मेरा मानना ये है कि एज ए सिविल सर्वेंट्स, जब हम एज ए एसपी, एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस हम फील्ड में रहते हैं, तो हमें डिफरेंट रिलीजन के लोगों से, उनके रिलीजियस लीडर्स से इंटरेक्शन होता है, और उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, इसके बारे में हम डिसीजन लेते हैं। तो अभी जैसा त्रिपुरा साहब ने बताया कि हमें बार बार प्रेमबल पढ़ना चाहिए, हमें बार बार डेली जैसे कोई पाठ होता है ऐसे कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हमेशा अपने पर्स में रखता हूँ। जब मूल मैं 2-4 आर्टिकल देख लिया तो कुछ ना कुछ उसमें नया वर्ड मिलता ही है। वो माइंड में सेट नहीं होता, बट इफ़ यू कीप ऑन रीडिंग 1 पेज ओनली, तो इट स्ट्राइक्स, आइडिया देता है कि क्या हो सकता है। तो इस तरह से हमने पुलिस में रहते हुए जो झगड़े के कारण हैं, झगड़े के कारण सिर्फ यही है कि रिलीजियस जो रूट्स है, यहाँ से यहाँ, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, वो उसमें सब गड़बड़ रहता है। यहीं पूजा करना है, यहीं ऐसे प्रोसीजर करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, इसमें सब गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि सबका नंबर 1 इम्पोर्टेंस रिलीजन है कि भाई मैं रिलीजन को ही अपनी लाइफ का नंबर 1 ऑब्जेक्ट मानता हूँ, इस रिलीजन से ही मैं अपनी लाइफ को चलाता हूँ। तो क्या रिलीजन एक हैप्पी ह्यूमन लाइफ के लिए नंबर 1 है या नहीं है, ये डिसीजन मेरे ख्याल में एक इंडिविजुअल का है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि एज पर लॉ, मैं लॉ का भी स्टूडेंट हूँ, एमकॉम किया हुआ है, पुलिस में है तो लॉ से प्रैक्टिस होती है। तो लॉ में कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइम में एक ही रिलीजन मान सकता हूँ। नोबडी कैन स्टॉप मी। तो अगर हम इस रिलीजन को लाइफ का प्राइम ना मानते हुए एक इसको इंडिविजुअल चॉइस पे ला देते हैं, तो काफ़ी लड़ाई झगड़े, कम्युनल बंदोबस्त और पुलिस का इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट इन मैनेजिंग दी सो कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स, प्रोसेशन एट्सेट्रा काफ़ी बंद हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है, तो हम इसको कर सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो भविष्य में जो मेरा मानना है
कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए आइडियोलॉजिकल रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशनल एक आइडियोलॉजिकल रिलीजन होना चाहिए। तो भविष्य में जो मेरा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए आइडियोलॉजिकल रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशनल एक आइडियोलॉजिकल रिलीजन होना चाहिए जिसमें सबको इंडिविजुअल फ्रीडम होगी, जिससे हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सहायता मिलेगी, जिसमें हम डाइवर्स व्यू होने के बावजूद भी हम साथ साथ रह सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा व्यू आपके व्यू से अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम साथ में वी कैनॉट हैव लंच, वी कैनॉट हैव डिनर, वी कैनॉट हैव कॉर्डियल रिलेशन। तो इस तरह का एक माहौल मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। अगर हम बार बार उसको पढ़ें तो मिलने को मिलेगा। अगर हम 100% अचीव नहीं कर सकते अपने ऑब्जेक्ट में, एटलीस्ट ही हैज़ डन some percent of work to bring together people of all, of diverse religious cultures और कास्ट। तो एक थोड़ा सा उनका ये आइडिया था, तो उसके बेसिस पे मेरे दिमाग में ये आइडिया चलता है। हमने इसको गुजरात में कई जगह थोड़ा बहुत चलाया भी है कि फ्रॉम बिगिनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम बिगिनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ए कंसेप्ट। उसमें जो अपने साहित्य, संविधान जो हम यहाँ बात करते हैं वो सब आ जाता है, प्रिम्बल की सब बात आ जाती है, और यहाँ सभी कल्चर, सभी रिलीजन और सभी लोग को स्कोप है कि वो रह सकें। तो एक ये भी एक होना चाहिए कि फ्रॉम बिगनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात ख़त्म हो जाती है, अभी हमें आज की तारीख में कोई डिस्कशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कौन सा धर्म अच्छा था, कौन सा नहीं था, पहले क्या था, अब क्या होना चाहिए, संविधान चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो चीज़ है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर। नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फाइनल वर्ड। कि जो संविधान की एकेडमी खोबड़ साहब की जो आगे काम करती है, उसमें अगर हम ये बात भी चलाएं कि बिगिनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इनमें सबको ले लिया, हिंदू को ले लिया, मुस्लिम को ले लिया, बाहर से आए उनको भी ले लिया, बामसेफ की क्या थ्योरी है वो भी ले ली, वो समझ लिया, जो भी था मिक्स हुआ, आपस में सेट हुआ, प्रॉब्लम हुआ किसका है किसका नहीं है, अयोध्या में कितनी पेटिशन चलती हैं, वो हिंदू है, मुस्लिम था या बुद्धिस्ट टेम्पल था, सब ले लिया। लेकिन अभी जो भी कुछ होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। ये रोल एज ए सिविल सर्वेंट बन जाता है कि जो डिपार्टमेंट में हैंडल करता होगा सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वहाँ भी उसका एक व्यू फाइल पे आ सकता है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट हम देखते हैं कि यहाँ अलग अलग पेटिशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसमें अलग अलग क्लेम है। तो दे आर नॉट ओनली वन क्लेम, हिंदू क्लेम टेम्पल था सिर्फ उसी का क्लेम नहीं है, हालांकि वो हाईलाइट नहीं होता प्रेस में, बट इट इज़ अ फैक्ट। इफ़ यू सी द फाइल और द PIL पेंडिंग, तो वहाँ बुद्धिज्म वाला भी एक लगा हुआ है मुस्लिम के अलावा। तो वो सब चीज़ों को हम एक सजेस्ट एज ए फाइल पे वी शुड हैव ए नोटिंग, वी शुड हैव ए व्यू वट एवर हुएवर सेक्रेटरी इज देयर और एट वट एवर लेवल कि दीज आर द फैक्ट्स। तो ब्रिंगिंग टोटल फैक्ट्स ऑन द फाइल, ब्रिंगिंग all details on the file is the duty of the civil servants or is friends of civil servants or is friends of constitutions। फिर दूसरा मैं मुद्दा कहना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है और रिसोर्सेज हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसा हम सब जानते हैं कि इंडिया में इवन बिटवीन स्टेट्स and even within states, between districts, talukas, there is an inequality of distribution in resources। क्योंकि हमने देखा है कि हर स्टेट में स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स होते हैं, लेकिन वो खाली पड़े हुए, दुकान अलॉट किया तो वो चलती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्रॉपर स्टडी करके या जो जिनको रिक्वायरमेंट थी
वो स्टडी ना करते हुए ज़बरदस्ती से वो स्कीम बना दी गई है और वो थोप दी गई है। तो ऐसा ना हो, ये काम जो डिटेलिंग है वो ऑफिसर्स ही करते हैं, वो बना सकते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसी से कनेक्टेड है एम्प्लॉयमेंट। अभी सवाल ये है कि फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है या एम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि जैसे कुछ स्टेट जैसे भूटान, मैंने सुना है कि मोस्ट हैप्पी कंट्री है, वहाँ के लोग बड़े खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड। तो शायद इंडिया में आदमी परेशान ही रहता है किसी ना वजह से। तो क्या एक हैप्पीनेस इंडेक्स को लेके वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सिविल सर्वेंट्स उसको यूज कर सकते हैं। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 311 है वो काफ़ी एक हमें प्रोटेक्शन तो देता ही है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से निकाल दे। और अभी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जैसे धीरे धीरे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एपैथी, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है सिविल सर्वेंट्स के लिए। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर इतने अच्छे एक समय चलते थे, अभी अचानक क्यों ख़राब होने लगे, तो वो एक बहुत ही काम इम्पोर्टेंट हमारे पास रहेगा। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं यूपीएससी के थ्रू, तो ऑलमोस्ट सब लोग उतने आते ही हैं, उतनी बहुत बड़ी संख्या है। बहुत सारे एनजीओ हैं जो काम करते हैं, बहुत सारे अम्बेडकराइट्स नाम के ऊपर संस्थाएं हैं, बहुत सारी भगवान बुद्ध के नाम से संस्थाएं हैं। इसके अलावा कुछ चैरिटेबल संस्थाएं भी चलती हैं, बहुत सारी रिपब्लिकन पार्टियां हैं, बहुत सारी बामसेफ हैं, बहुत सारी बहुजन समाज पार्टियां हैं। तो ये सब एज ए इंडिविजुअल वी हैव ए राइट टू फॉर्म ए व्यू, पॉलिटिकल व्यू, वी हैव ए ऑब्लिगेशन टू कास्ट आवर वोट। तो वो भी हमें एक सोचना पड़ेगा पर्सनल लेवल पे हम कैसे इन सब लोगों को भी इकट्ठा कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट चाहे तो इसके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। हम बजाय लीडर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मैंने अगर 10 ऑब्जेक्टिव्स गिनाए कि हमारे 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो नेता, जो संस्था, जो एक्टिविस्ट इन ऑब्जेक्टिव को लेके काम करेगा, वो संस्था मान्य होनी चाहिए, वो नेता मान्य होना चाहिए। वो जो ऐसा ग्रुप अगर बनता है, पब्लिक का ग्रुप बनता है जो अपने नेताओं को ही पहले प्रेशर करे, जो अपनी संस्थाओं को प्रेशर करे, तो ऑब्जेक्टिव शुड बिकम लीडर्स। एक ऐसा कंसेप्ट हो कि इंडिविजुअल लीडर नहीं बनेगा। हर एनजीओ का कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो हो सकता है, बट प्राइम इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें ये कहा है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है मतलब सिविल सर्वेंट्स की ड्यूटी है, सिविल सर्वेंट्स की ड्यूटी है तो फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी है कि हम ऐसा अवेयर पब्लिक को तैयार करें जो रिलीजियस अवेयर हो, जो अपने सोशल राइट्स के प्रति अवेयर हो, और किस संस्था और किस नेता को वो वोट करेंगे ऐसा अपना ओपिनियन देने की भी सक्षम हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम करेंगे तो भविष्य में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो अच्छे हाथ, वो अच्छे लोग कौन हैं, वो कैसे पैदा होंगे, तो वो अच्छे लोग इसी प्रोसेस से पैदा हो सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्टिव को ही लीडर बनाएं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ कहने के बाद मेरा वक्तव्य मैं पूरा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।